हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा और थंबनेल देख कर के आप इस वीडियो पे आए, तो आपको पता है कि आप अपने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में क्यों फेल होते हैं। बार बार आप प्रीलिम्स देते हैं, आपका प्रीलिम्स क्यों नहीं निकलता है। आप कहेंगे ये कौन सी बात है, क्योंकि आपके नंबर नहीं आते, आपका पेपर अच्छा नहीं होता, इसीलिए आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता है। तो ये तो बात हो गई एक ब्रॉड वे में, लेकिन अगर हम उसको उस पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो मैं आपको एक लाइन में इसका जवाब दूंगा। आप सब लोग विचार करके देखिएगा कि वो बात कितनी सही है और कितनी गलत, और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा, कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि मैंने कितनी सही बात बताई। ठीक है, एक लाइन में अगर कहें तो आप बार बार प्रीलिम्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि आप जो क्वेश्चन टफ हैं, जो आपको नहीं आ रहे हैं, वो गलत करते हैं, बल्कि आप उन क्वेश्चन से बाहर होते हैं अपने एग्ज़ाम में जो आप आते हुए क्वेश्चन को गलत करते हैं। और आप चाहे यूपीपीएससी का एग्ज़ाम देख लें, आरओ का देख लें, बीपीएससी, किसी भी कोई भी एग्ज़ाम देख लें, आप हमेशा एग्ज़ाम से बाहर उन क्वेश्चन से होते हैं जो आते हुए क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं। आपके एग्ज़ाम में 40% क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो। मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, जैसे कि आपके स्क्रीन पे एक दिख भी रहा होता है, लेकिन हम वहाँ पे पीयर प्रेशर ले लेते हैं, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर ले लेते हैं। उस वजह से क्या होता है कि हम आते हुए क्वेश्चन गलत करते हैं। क्योंकि आप सबको पता है, एग्ज़ाम कोई भी हो, अगर आप 50% या 55% तक नंबर ले आते हैं तो आपका प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, और 40% क्वेश्चन वो होते हैं जो हमें आ रहे होते हैं, इतने इजी होते हैं, जो बार बार हमारे रिवाइज करे होते हैं, पूछे होते हैं। ठीक है, लेकिन उन्हीं 40% अगर वो सही कर लें और बाकी जो भी मीडियम और टफ वाले क्वेश्चन होते हैं उनको उनमें हम सही करके 20-25%, 15% ला के आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। लेकिन हम गलती कहाँ पे करते हैं, क्योंकि हम जब रिवीजन कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि हमें टफ क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। हम बार बार वही क्वेश्चन देखते रहते हैं और इजी वाले क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो हमें आ ही रहे होते हैं। और जब हम टेस्ट लगाते हैं या उनका रिवाइज करते हैं, तब भी हम उनको बहुत ही ऊपर से देखते हैं, अच्छे से डीप में जा कर के नहीं देखते हैं। और होता क्या है, एग्ज़ाम में जब वो पढ़ता है तब भी हम उसको थोड़ा सा इग्नोर करके मारते हैं कि चलो ये तो पता ही, और उसी में हमसे होती हैं सिली मिस्टेक्स, या कई बार दो स्टेटमेंट में, दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये कितने ईजी हैं। और बहुत सारे लोग, आप लोग खुद देखिएगा अपने PYQ जो पेपर दिए हैं पहले के, उसमें आप लोगों ने इन सब क्वेश्चन में गलतियाँ करी हैं या नहीं करी हैं। ठीक है, जैसे पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन परत वायुमंडल के किस स्थल में है। अब ये बहुत सा सिंपल सा जवाब है, कितना हम लोग ओजोन मंडल और ये सब पढ़ते हैं। ये मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा हूँ, आंसर भी बता दूंगा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपके आयोग में जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं उस आधार पर। ठीक है, आप सबको पता है ये समताप मंडल में मिलती है, लेकिन वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या ताप मंडल लिख दिया है यहाँ पे, तो ताप मंडल से कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन है आपके हिस्ट्री के कि 1857 में बरेली में उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। ठीक है, तो आप सबको पता खान बहादुर खान थे। कालकन की दृष्टि से देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतिम थी। तो ये सब क्वेश्चन इस तरह आपको पता, जबकि ये सारे आंदोलन जो लिखे हुए हैं कितने फेमस आंदोलन हैं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो इनको बहुत ही ऊपर पढ़ लेते हैं। हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि होम रूल आंदोलन किस डेट को शुरू हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की एग्जैक्ट डेट क्या थी, खिलाफत आंदोलन की एग्जैक्ट डेट क्या थी, मोपला विद्रोह की एग्जैक्ट डेट क्या थी, और वही आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, और ये जो 1857 की क्रांति जो हुई थी, उसमें कहाँ पे कौन नेता था, किस अंग्रेज सैनिक ने उसको दबाया था, सेनापति ने, तो ये सब बार बार पूछा जाता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन रहा, ये कितनी बार पूछा गया है, वैशेषिक न्याय मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ठीक है, आपका अद्वैत, द्वैतवाद, द्वैताद्वैत, इन सब के संस्थापक बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है। अब सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं, राष्ट्रपति किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष किसको देता है, हाई कोर्ट का जज किसको देता है, मुख्यमंत्री किसको देता है, इस तरह के जो भी पदाधिकारी हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, बार बार क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इसको रट गए, याद करके जाइए। जैसे ये है, आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है, और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की कितनी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पंचायत हैं, कितनी नगर पंचायत हैं, नगर पालिका हैं या फिर नगर निगम हैं। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ईजी है, आप उसको छोड़ के जाते हैं, वहीं से क्वेश्चन आता है और आप उसको गलत करके आते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी। ऐसे एक क्वेश्चन आता है, प्रारंभ में आरक्षण कितने वर्षों के लिए लागू किया गया था। अब आरक्षण हो गया, इंग्लिश भाषा, हिंदी भाषा, कितना ये सब चर्चा में रहता है, लेकिन हम लोग इग्नोर करके जाते हैं उसको। अगला है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सरकारी उद्देश्यों अंग्रेजी भाषा के लिए अनुमति प्रदान की थी। वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर। अब प्रथम महिला अगर कहीं भी कोई बनी होती कितना इंपॉर्टेंट होता। ये थी मीरा कुमार, शायद हाँ मीरा कुमारी थी। और ये प्रतिभा देवी प्रथम राष्ट्रपति थी। ठीक है, अब ये अनुसूची इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे अनुच्छेद और अनुसूची तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। हमारे संविधान में 10 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, 10 की 10 अनुसूचियाँ पता होनी चाहिए। ठीक है, अब तो शायद 12 अनुसूची हो गई टोटल, तो ये आप सब याद रखेंगे अनुसूचियाँ वगैरह। तो ये हमारी ये कुछ क्वेश्चन हो गए जो हमने दिखाया और बताया कि कुछ जो सरल क्वेश्चन होते हैं उनको भी इग्नोर करके जाते हैं और हम प्रीलिम्स में बार बार रह जाते हैं। तो आपको ये गलती अब नहीं करनी है, अभी भी आपके एग्ज़ाम में 40 दिन है, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। सारे इजी क्वेश्चंस को दिमाग में बिठाना है ताकि वो आपके सब कॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएं, ताकि 40% जो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको गलत नहीं होने देना है आपको किसी भी हाल में। ठीक है, तो ये आप बताइए मेरी ये स्ट्रेटेजी है, मेरी ये चर्चा कैसी लगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।